हाय व्यूअर्स, हम आसन फिर एक दफ़ा आपकी खिदमत में हाजिर है और हम व्यूअर्स प्लॉट को पढ़ रहे थे और प्लॉट को हम मज़ीद आगे देख रहे हैं और उन चीज़ों को हम और मजबूत करेंगे ताकि हमारे ग्रिप जो है स्क्रीन प्ले पे या नावल अगर कोई लिख रहा है तो उस पर हम मजबूत हो पाएँ। तो व्यूअर्स, इससे पहले कि हम अपनी क्लासेस को स्टार्ट करें, मैं चाहूँगा कि काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल ताकि मेरा भी हौसला बढ़े और हम इन क्लासेस को आगे लेकर चलें और हम इस पोजीशन पे पहुंच जाएं कि हम एक अच्छा स्क्रीन प्ले लिखने में कामयाब हो सकें। मेरी और आपकी कोशिश यही रहेगी। तो व्यूअर्स, आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एक दफ़ा ये डिमांड आ रही थी कि काइंडली बताएं कि हम स्टोरी से हम प्लॉट को कैसे डेवलप करते हैं, स्क्रीन प्ले कैसे लिखते हैं, आइडिया कैसे जनरेट करते हैं। तो व्यूअर्स, अब हम उस मुकाम पर आ चुके हैं। मैं इस मुकाम पर इसलिए अब पहुंचा हूं कि मैं चाहता था कि इससे पहले जितनी भी चीज़ें मेरे व्यूअर्स ने देखी हैं वो उसको ग्रिप कर लें ताकि हम आसानी से आगे चल सकें। तो व्यूअर्स, सबसे पहले मैंने आपसे पिछली क्लासेस में भी जिक्र किया था प्रेमिस का, कि प्रेमिस क्या होता है। तो व्यूअर्स, प्रेमिस बेसिकली आपकी स्टोरी की थीम हो सकती है, उसका मैसेज हो सकता है, इवन उसको हम कन्फ्लिक्ट भी कह सकते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट, यानी कि हम बेसिकली जब स्टोरी की जब डेफिनेशन पढ़ेंगे तो उसमें आपको आगे चल के अंदाज़ा हो जाएगा। व्यूअर्स, अभी मैं बताऊंगा कि प्रेमिस को हम कैसे डेवलप करते हैं, लेकिन इससे पहले कि हम डेवलप करने की पोजीशन में आए प्रेमिस के, उसके बारे में जानना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो प्रेमिस जो भी आपने डेवलप कर लिया है, प्रेमिस आपने जो भी डेवलप कर ली है, अब होगा ये कि आपके तमाम सीन्स जो हैं उस प्रेमिस के साथ रहने चाहिए। इसी वजह से मैंने एक वर्ड लिखा है सिलेक्टिविटी। यहाँ पर सिलेक्टिविटी का मतलब ये है व्यूअर्स कि हमने ऐसे वो तमाम सीन्स काट देने हैं जो कि हमारे प्रेमिस को एग्रवेट ना कर रहे हो या हमारे प्रेमिस को वो सेटिस्फाई ना कर रहे हो। वो एक मशहूर राइटर ने कहा था किल योर डार्लिंग्स, यानी कि जो भी आपने खूबसूरत सीन्स लिखे हैं या आप समझते हैं कि ये मेरे ज़बरदस्त डायलॉग्स थे, अगर वो प्रेमिस को बढ़ा नहीं रहे, अगर वो प्रेमिस के साथ एसोसिएट नहीं हो रहे, यू हैव टू किल देम। ये हार्ड पार्ट है स्क्रीन प्ले का, याद रखिएगा। जब आप में ये ताकत आ जाएगी कि आप अपने सीन्स को काट के फेंक दें, क्यों कि वो प्रेमिस को बढ़ा नहीं रहे या प्रेमिस को सेटिस्फाई नहीं कर रहे, तो आपको डेफिनेटली उनको काटना पड़ेगा और आप अच्छे राइटर बन जाएंगे। अच्छा व्यूअर्स, अब देखना ये है कि सिलेक्टिविटी क्यों इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब आप कोई रीडर, अगर आपका कोई नावल लिख रहे हैं रीडर, और अगर आप कोई फिल्म लिख रहे हैं और आपका व्यूअर ऑडियंस, वो अगर थोड़ी देर पढ़ने के बाद या फिल्म देखने के बाद ये तासर नहीं ले पाएगी कि ये एक टाइट स्क्रीन पे लिखा गया, तो वो बोर हो जाएगी, वो छोड़ देगी। इसी तरह नावल के साथ भी होता है। तो व्यूअर्स, इंपॉर्टेंट है कि हम सिलेक्टिविटी को देखें और सिलेक्टिविटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इसीलिए कि हमारा प्रेमिस जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा जो कुछ हम सीन्स लिख रहे हैं। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। व्यूअर्स, हम ऐसा करते हैं कि हम एक नॉन फिक्शनल स्टोरी डेवलप करते हैं या उसकी आउटलाइन बनाते हैं। नॉन फिक्शनल की बात करूं, मिसाल तो मैं कहता हूं कि अहमद जो है, हम अहमद के ऊपर अहमद्स वॉयजेस, यानी कि सपोज हम एक स्टोरी बना रहे हैं जिसके अंदर हम अहमद के जितने भी उसने सफ़र किए, यात्रा की हैं, उनके ऊपर हमने एक स्टोरी बनानी है। वो नॉन फिक्शन है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, लेकिन समझने के लिए मैंने ये लिया है। और उसके अंदर हम लिखते हैं कि अहमद की रेसिपीज़, मैं आपको बताता हूँ, अभी आपको समझ में आएगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अहमद की जो वाइफ, उसके चिल्ड्रन, अहमद स्पोर्ट्समैन, अहमद डॉक्ट्रिन, उसकी फ़िलॉसफी, यानी कि ये कुछ पॉइंट्स आपके ज़हन में स्टोरी बनाने के वक्त अहमद के आए हैं। ओके व्यूअर्स, अब आपने इनमें से क्या चूज़ करना है कि जो आपके प्रेमिस को सेटिस्फाई करे। इंपॉर्टेंट है। हो सकता आप जब ये 4-5 पॉइंट्स लिखें तो हो सकता आपको कोई भी सेटिस्फेक्शन ना हो कि आपने बेसिकली अहमद के वॉयजेस के बारे में बताना है, तो शायद एक आध आपको सेटिस्फाई करे इसके वॉयज के बारे में, शायद कोई 2 करें, शायद कोई भी ना करे। ये डिपेंड करता है
आप पर। लेकिन ये फैसला कौन करेगा कि भाई इनमें से मैंने सारे लेने हैं, इनमें से एक लेना है, मैं 2 लेने हैं? ये फैसला करेगा आपका प्रेमिस। अब जो आपका प्रेमिस है वो खुद ब खुद आपको बता देगा कि आपने कौन सा इसमें से पॉइंट काटना है, सारे काटने हैं, 2 रखने हैं, ये आपको खुद ब खुद प्रेमिस से पता लग जाएगा। यू सपोज अगर आप उसके कोई पॉलिटिकल, आपका प्रेमिस उसकी वाइजेस की फिलॉसफी के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो फिर इनमें से अहमद की फिलॉसफी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका आ जाएगा। लेकिन अगर आप उसके पॉलिटिकल कैरियर के बारे में बताना शुरू करेंगे तो वो आपका प्रेमिस को नहीं करता। उसका स्पोर्ट्समैनशिप जो है माइट भी आपके वाइज के प्रेमिस, जो आपका प्रेमिस होगा वो इसमें फिट कर जाए। तो हमने यही देखना है। या अगर आपने उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में आप बैकग्राउंड से थोड़ा सा लेकर चलते हैं तो फिर उसकी अहमद की वाइफ, चिल्ड्रन, उन चीज़ों के बारे में आपका आ जाएगा। तो व्यूअर्स, इट डिपेंड्स अपॉन यू। लेकिन सिलेक्ट करने के वक्त आपको जब दुश्वारी पेश आएगी कि मैं किन चीज़ों का जिक्र करूं, तो प्रेमिस विल डिसाइड। तो प्रेमिस कैसे डेवलप करते हैं उसका हम अभी आके जिक्र करते हैं। सपोज मैं ये कहता हूं कि मैं अपना प्रेमिस डेवलप करने लगा हूं, लव लीड्स टू लोनलीनेस। लव लीड्स टू लोनलीनेस। अब ये आपने एक प्रेमिस बनाया। देखें, यही आपका स्टोरी का आइडिया है कि इसका मतलब है, अब मैं कोई करैक्टर लेता हूं, सपोज अहमद, और यहां पे ले लेते हैं सपोज आयशा। अब सपोज मैं कहता हूं कि अहमद एक पहाड़ी इलाके में रहता है। ओके, वो पहाड़ी इलाके में उसको माउंटेनिंग का शौक था, हिच हाइकिंग का उसको शौक था। वो गोया उसने बहुत सारी लाइफ अपनी पहाड़ों में गुजारी और उसको वहाँ पे मज़ा आता था। और वहाँ पर उसने क्या किया कि उस पहाड़ों में एक दरिया भी था और वो दरिया में जाता था, फिशिंग भी करता था और उसको वहाँ के इलाके के लोग भी पसंद थे। फिर क्या हुआ कि वो कुछ दिनों के लिए अपना ऐसे एरिया में चला गया कि जो कि एक आप समझ लें कि जहाँ पर कोई पहाड़ नहीं थे, प्लेटो था, मैदान था। यानी कि जिस तरह हम समझ लें कि आप बम्बई में आ गए हैं और बम्बई में क्या समंदर है, लेकिन वहाँ पर क्या है कि ड्राई है। या हम कराची में आ गए हैं जहाँ पे वो प्लेटो है सारा, हमारा कोई पहाड़ी एरिया नहीं है। तो वहाँ पे उसको एक लड़की से मोहब्बत हो गई और उनकी मुलाकात हुई, मोहब्बत हो गई, उसके बाद उनकी शादी हो गई। अब वो जो लड़की थी आयशा, वो उसके साथ चली गई पहाड़ों पे। ओके, अब वो पहाड़ों पे चली गई तो कुछ दिन तो उसको अच्छा लगा, उसके लिए उसने कुकिंग की, वो फिश लेकर आता था, उसको पकाती थी, सपोज उनकी मोहब्बत बढ़ी। लेकिन कुछ अर्से बाद वो बोर होना शुरू हो गई इस एरिया से, चूँकि वो इस एरिया को बेसिकली पसंद नहीं करती थी। तो क्या हुआ कि उसने ये फोर्स किया अहमद को कि हमें कराची या बम्बई ही वापस जाके रहना चाहिए। अहमद ने उसकी बात मान ली, चूँकि उससे मोहब्बत करता था, उसने इसकी बात मान ली। तो वो क्या हुआ कि वो दोनों चले गए ऐसे एरिया में, बम्बई चले गए, कराची चले गए। तो वहाँ पर व्हाट हैपन्स कि अब अहमद को कुछ दिनों बाद अब वो एरिया भी बोरिंग लगना शुरू हुआ, क्योंकि वो उसका पूरी बचपन, उसकी जवानी उन पहाड़ों पे गुजरी थी। उसको वो समुंदर की, वो दरिया की लहरें पसंद थी, उसको फ़िशिंग करना पसंद था। वो सारी चीज़ें उसको वहाँ पे सपोज मैसर नहीं है। तो वो आयशा को उसने इसरार किया कि मैं यहाँ पे बोर हो रहा हूँ। तो आयशा ने कहा कि इफ़ यू वांट टू लीव मी यू कैन गो। वो कहते नहीं, ऐसा करते हैं कि मैं तुम्हें कुछ और फैसिलिटीज़ वहाँ पर दे दूँगा। जैसे तुमने मुझे कहा कि पहाड़ों में मुझे ठंड बहुत ज़्यादा लगती है और मैं मतलब जो है वहाँ पे मुझे गैस की किल्लत है, वहाँ पर मैं हीटर नहीं चला सकती या ऐसा कोई इश्यूज़ है, तो वो मैं तुम्हें बंदोबस्त करके दूंगा। मैं घर को इंसुलेट कर दूंगा, मैं गैस के सिलेंडर जो है साथ वाली सिटी से ले आया करूँगा, तुम्हें कोई इशू नहीं होगा, जस्ट गो विद मी। तो आयशा कहती है ठीक है, ओके, मैं एक और ट्राई देती हूँ। वो दोनों फिर दोबारा चल जाते हैं, लेकिन 2, 4, 5, 10 दिन तो गुजरते हैं अच्छे। लेकिन उसके बाद उसको फिर वो बेसिकली वो लाइफ ही पसंद नहीं आती। उसको वो जो शहर की जगमग है उन चीज़ों से वो चूँकि दूर हो चुकी है। तो लिहाजा वो क्या हुआ कि आयशा जो है, तो फिर आयशा बोर
होना शुरू हुई। लेकिन अब क्या कि अहमद की इसी टाइम में सपोज उसकी वालदा बीमार हो गई, तो उसको जाना पड़ गया उस शहर में जहाँ पे उसकी वालदा रहती हैं। तो वो 2-4 दिन वहाँ पे रहा, क्या कहते हैं, दादी का अपनी वालदा का इलाज करवाता, अपनी मदर का इलाज करवाता, लेकिन मदर मर गई। और उसको वहाँ पर उसको दफनाने का इंतज़ाम करने के बाद, उसका फ्रूल करने के बाद वो वापस आया तो आयशा स्टिल बोर थी। तो आयशा ने अहमद से कहा कि मैं आपको खुदाफिज कह रही हूँ, मैं जा रही हूँ, मैं आपके साथ नहीं रह सकती, मुझे ये पसंद नहीं है सारा कुछ। तो आयशा जो है वो वापस अपने शहर में चलेगी। अहमद गोया दोबारा तन्हा रह गया। तो अब मेरा जो प्रेमिस है, लव लीड्स टू लोनलीनेस, ये मेरा सेटिस्फाई हो रहा है। ओके, अब ये जो मैंने सारी चीज़ें आपको बताई हैं, अब उसमें से हम ऐसे सीन्स देखेंगे जो प्रेमिस को तो बढ़ा रहे हैं या प्रेमिस को सेटिस्फाई कर रहे हैं, लेकिन ऐसे कुछ सीन्स हैं जो कि नहीं कर रहे। मिसाल के तौर पे उसकी माँ मर गई। अब माँ मर गई तो वो चला गया दूसरे शहर में। बेसिकली ये आपके प्रेमिस को सेटिस्फाई नहीं कर रहे। इंटरेस्टिंग। इसलिए व्यूअर्स, वो बहुत इमोशनल सीन्स होंगे, आपने बड़े प्यार से लिखे होंगे, अस्पताल के सीन्स दिखा रहे होंगे आप, और उनके कहते हैं रोने का मकाम होगा, लोग बड़े उससे जो हैं वो आपके साथ शायद एम्पथाइज कर रहे हों, ठीक है, या आप समझ लो कि लोग आपसे एम्पथाइज कर रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली वो सीन्स आपको काटने पड़ेंगे। उन सीन्स का इसके साथ कोई तल्लुक नहीं है। अब उस सीन का कैसे तल्लुक बन सकता है, ये एक बात की बात है, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। वो किस तरीके से हम उसको बनाएं कि वो मेरे प्रेमिस के साथ जुड़ जाए। ओके, तो उसको भी हम देख सकते हैं। चलो उसके बाद थोड़ी सी हिंट देता हूँ। सपोज उसको अपनी वालदा से भी बड़ी मोहब्बत थी, वो बचपन का प्यार, उसको रोटियां बना के देती थी। तो अब जब वो मर गई तो फिर वो उस लव से भी तन्हा रह गया। तो उन चीज़ों को देख सकते हैं, लेकिन वही मैंने कहा कि हमें अपने प्रेमिस को देखना है कि हमने कौन से सीन्स जो हैं काटने हैं, सिलेक्टिविटी, कौन से सीन्स काटने हैं, कौन से डायलॉग्स रखने हैं, किन को हमने फारग करना है, ताकि मेरा प्रेमिस जो है वो इंटैक्ट रहे। तो व्यूअर्स ये जैसे मैंने आपको बताया कि हमने वो सीन्स काटने हैं जो कि बेसिकली हमारे प्रेमिस को सेटिस्फाई ना करते हों, या दूसरे लफ्ज़ों में जो स्टोरी को मज़ीद कॉम्प्लिकेट ना करते हों, या जो स्टोरी को मज़ीद आगे बढ़ाते ना हो प्रेमिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हमें सीन्स नहीं चाहिए। यानी मिसाल तौर पर यहाँ पर अगर वो चला गया अपनी माँ को देखने, तो बेसिकली कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा। क्या अब आपने देखना कि मैंने ये सीन डालना है अगर सपोज, तो ये कैसे स्टोरी को कॉम्प्लिकेट करेगा और मेरा प्रेमिस भी उधर का उधर ही रहे। आई नो कि ये डिफ़िकल्ट पार्ट है और इसी से ही आप निकल के एक अच्छे राइटर बनेंगे। तो व्यूअर्स, मैं वही बेसिकली प्रेमिस को अगर आपने देखना है तो इसको आप पढ़ सकते हैं लेजोस एग्री की बुक्स को, जो कि बेसिकली प्रेमिस का एक तरह समझें कि उसने ये पहली दफ़ा इस चीज़ को निशानदेही की थी कि प्रेमिस स्टोरी में होता है। अब आपको मैं कई दफ़ा बताऊं कि आपने भी कई शायद स्टोरीज़ लिखी हों, या हमने भी कई दफ़ा जब हम लिखते थे तो कई दफ़ा हम पूरा स्क्रिप्ट लिख लेते थे। हमें अगर हमसे कोई पूछता था कि व्हाट इज़ द थीम ऑफ योर स्टोरी, व्हाट इज़ द प्रेमिस, तो हमें पता ही नहीं होता था। हम वो क्यों नहीं पता होता था उसके बारे में अभी थोड़ा सा बताता हूँ। यानी कहने का मतलब है कि कुछ राइटर्स जो होते हैं वो अपने इंट्यूशन से काम करते हैं, उनके कैरेक्टर्स इतने कंपेलिंग होते हैं कि उनको इस चीज़ का एहसास नहीं होता कि वो प्रेमिस के बगैर स्टोरी लिख रहे हैं या स्क्रीन पे लिख रहे हैं। लेकिन वो स्क्रीन प्ले बेसिकली जब वो कैरेक्टर्स उनके प्लॉट पे सही बैठ जाते हैं रहे हैं तो वो एक अच्छी फिल्म या एक अच्छी स्टोरी बनाने में कामयाब हो जाते थे। लेकिन अगर उनसे कोई पूछे कि भाई इसका प्रेमिस बताया तो उनको नहीं पता होता था। तो 50s में एक बुक आई थी, उसमें केनेथ मैकगोवान ने लिखा था कि वो लेजोस एग्री की बातों से कुछ तो इत्तेफाक करता है, लेकिन वो उसको मानता नहीं है। वो कहता है कि प्रेमिस ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। उसके नज़दीक जो स्टोरी का मॉरल मैसेज होता है वो ही सब कुछ होता है। ओके, ये उसकी अपनी थिंकिंग थी। लेकिन एक और राइटर थी, अमेरिकन राइटर थी, उन्होंने क्या किया कि वो भी प्रेमिस को कोई अहमियत नहीं देती थी और वो समझती थी कि प्रेमिस बस एक ऐसी एक्सरसाइज है, अगर आप करना चाहें तो कर लें, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिस पे आप ज़्यादा सर खपाएं। अगर आपके पास अच्छे कंपेलिंग कैरेक्टर्स हैं, अगर आपका प्लॉट अच्छा है, यू कैन
यू कैन बिकम ए वेरी गुड राइटर और आपकी स्टोरी शाइन करेगी। व्यूअर्स, उन खतून का नाम था जीन ओवैन और उन्होंने 1974 में एक बुक लिखी थी और उसमें उन्होंने इस चीज़ का जिक्र किया था कि कैसे वो एक राइटर बनी। तो उन्होंने कहा कि वो नहीं मानती थी, वो इस चीज़ को बिल्कुल नहीं मानती थी कि प्रेमिस भी स्टोरी की कोई चीज़ होती है, तो जिसको वो डेफिनेटली थीम कहती हैं। और तो कहती है एक दफ़ा जब वो उनकी एक दो किताबें भी पब्लिश हो चुकी थी, तो एक दफ़ा वो एक पब्लिशिंग हाउस पे गई और उन्होंने कहा जी देखे नहीं, मैंने बड़ी तैयारी की है, मेरे करैक्टर्स आएंगे मेरी स्टोरी। ने कहा जी थीम क्या है, प्रेमिस क्या है स्टोरी का। तो वो उनकी तरफ ब्लैंकली देखना शुरू हो गई। तो उसने कहा कि मुझे प्रेमिस का तो नहीं पता। उसने कहा कि प्रेमिस का नहीं पता तो हम फर्दर बात ही नहीं कर सकते। तो उसके बाद उन्होंने आके क्या किया कि प्रेमिस को ज़रा दोबारा पढ़ना शुरू किया और अपनी उन तमाम स्टोरीज को जो रिजेक्ट हो चुकी थी उनको देखा। तो उन्होंने कहा कि ओके, कि मसला ये आ रहा है कि मैंने बहुत अपनी स्टोरी जो मेरी रिजेक्ट होती रही है उसके अंदर बेसिकली मैं बहुत सारी सीन्स या बहुत सारी ऐसे डायलॉग्स प्रेमिस के साथ प्रूव ही नहीं करती रही। तो यही वजह है कि उसमें मेरा प्रेमिस लैक कर रहा था। तो उसने क्या किया, अपनी बहुत सारी पिछली स्टोरीज को प्रेमिस के साथ जोड़ा, उसका प्रेमिस बनाया, उसको जोड़ा और उसकी कुछ किताबें बिक गई। और उसके बाद उसने कहा कि नो, प्रेमिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी स्क्रीन प्ले और फॉर एनी नॉवल। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज़ हमें देखनी पड़ेगी। व्यूअर्स, ओवन का ये कहना था कि कुछ राइटर्स चीज़ को नहीं मानते। वो कहते हैं कि जब हम एक अच्छे कैरेक्टर्स बना सकते हैं, हम उनको एक कॉन्फ्लिक्ट के भट्टी में से गुजार सकते हैं और हम एक अच्छी स्टोरी बना सकते हैं, तो उसका एक अच्छा क्लाइमैक्स बना सकते हैं, उसका रेजोल्यूशन बना सकते हैं, तो वाई बॉदर फॉर प्रेमिस। तो वो उन राइटर्स की अपनी एक थ्योरी है। और बेशक आप मेरे भी इस फार्मूले को माने या ना माने, इट्स अप टू यू। मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं जी अब कल से आप प्रेमिस पे ही शुरू हो जाए, इट्स अप टू यू। अगर आप समझते हैं कि नहीं मैं प्रेमिस के बगैर ही अपनी स्टोरी को, अपनी फिल्म को, अपनी स्क्रीन पे को लिख सकता हूँ, इट्स अगेन अप टू यू। और लेकिन मेरा मकसद आपको उन सारी चीज़ों के मतलब बताना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं अगर आप एक अच्छे राइटर बनना चाहते हैं। ओके, अच्छा, अब बात यह है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में राइटर्स को अपने प्रेमिस का नहीं पता होता और वो जिस तरह मैंने अभी पहले भी जिक्र किया कि उनकी फिल्में बिक जाती हैं, उनकी स्टोरीज बिक जाती हैं, उसकी वजह कि वो बेसिकली टैलेंटेड राइटर्स होते हैं। उनके इरिटेशन में ये काम चल रहा होता है, वो कैरेक्टर्स की बंदिश को, कैरेक्टर्स की इंटरेक्शन को, उनके कन्फ्लिक्ट्स को बड़े अच्छे सांचे में ढाल के निकाल लेते हैं, तो उनका निकल जाता है। लेकिन उनको वो बिल्कुल अननोन होते हैं अपने प्रेमिस के बारे में। अगर वो अपने प्रेमिस को जाने तो शायद उससे भी अच्छा वो लिख पाएँ। या कुछ अगर उनकी स्टोरी जैसे कि ओवन के साथ हुआ कि वो रिजेक्ट होती रही, तो उनको नहीं पता होगा यार ये क्यों रिजेक्ट हो रही हैं, तो वो रिजेक्ट होने की वजह प्रेमिस का उसके अंदर ना होना है। और जो राइटर्स प्रेमिस को नहीं मानते वो किसी हद तक इसलिए ट्रू हैं, किसी हद तक मसरफ क्या इसलिए ट्रू हैं कि वो ये कहते हैं कि हमने करैक्टर्स डेवलप किए, उसको कॉन्फ्लिक्ट में से निकाला और हम उसको कंक्लूजन में ले आए, तो हमने अपनी स्टोरी के तमाम लवाजमात को पूरा कर दिया है, तो हम क्यों प्रेमिस के बारे में बॉदर करें। ओके, अब देखें एग्री क्या कहता था। एग्री ये कहता था कि बेसिकली प्रेमिस का मकसद भी यही है, प्रेमिस का मकसद भी यही है कि हम करैक्टर को थ्रू कॉन्फ्लिक्ट से निकालकर कंक्लूजन में ले आएं। ओके, लेकिन सिर्फ फ़र्क क्या है कि हमें अपने इंस्टिंक्ट्स का उस वक्त पता होगा जब हमें प्रेमिस का पता होगा। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो ये अब आपने खुद देखना है कि किस तरीके से आप इन चीज़ों को कर सकते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब हम एक स्टोरी डेवलप कर रहे होते हैं, तो सपोज आपने कहा लव लीड्स टू लोनलीनेस, तो एक बिल्कुल स्ट्रेट बल्कि एक लव से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो लव लीड्स टू डिस्ट्रक्शन भी हो सकता है, लव लीड्स टू डिस्ट्रक्शन। ओके, ये एक नई स्टोरी लाइन बन सकती है आपकी। ये मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि प्रेमिस इज़ इम्पॉर्टेंट। प्रेमिस के बारे में हमें जानकारी चाहिए, उसके बारे में हमें इल्म होना चाहिए, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि मेरे ताकि मैं अपने इंस्टिंक्ट्स में बड़े क्लियर हूँ। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई ये सीन क्यों है इधर, तो यू कैन से दिस इज़ माई प्रेमिस, और ये प्रेमिस को ये चीज़ प्रूव कर रही है। So that's why this is where my scene is and that's why my dialogue is here. तो viewers, हमने आज ये पढ़ा कि बेसिकली प्रेमिस जो है वो थीम है, वो मैसेज है,
और बेसिकली वो क्या है कि जब कैरेक्टर्स थ्रू कन्फ्लिक्ट लीड्स टू कंक्लूजन। तो बेसिकली हमारे पास व्यूअर्स क्या है, कैरेक्टर्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट है, प्रेमिस है, इन चीज़ों के साथ ही हम अपने स्टोरी को मुकम्मल कर सकते हैं और इसमें हम जान डाल सकते हैं और हमें पता होगा कि हम अपने इस सारे सिलसिले को कहाँ पे लेके जा रहे हैं। और फिर जब हमें कैरेक्टर कॉन्फ्लिक्ट प्रेमिस का पता लग जाएगा, उसके बाद जो आप चीज़ें लवाजमात उसके अंदर डालेंगे उसको हम सिंपली ब्लूप्रिंट कह सकते हैं किसी भी स्टोरी का, किसी भी स्क्रिप्ट का। तो फिर आज के लिए इतना ही, और अगली एपिसोड में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ अ स्टोरी, व्हाट इज़ अ स्टोरी, और उसके बाद हम उसको प्रेमिस में आएंगे और प्रेमिस को डेवलप करना सिखाएंगे आपको। तो व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की मेरी क्लास पसंद होगी। प्लीज़ आप मेरी वीडियोज़ को लाइक भी क्या करें और सब्सक्राइब भी करें ताकि क्लासेस आके चलती रहे। तो आपसे मिलते हैं अगली एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच।